हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित तुड़िया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी जॉन डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उसे हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। देखिए, यह है सर जॉन डाल्टन। 1766 से 1884 में इनका क्या जीवन रहा। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी। एटम का कॉन्सेप्ट दरअसल बहुत पुराना था, बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराने फिलोसफर्स ने एटम के बारे में कहा था कि किसी भी मैटर को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो अंततः आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको आप फर्दर और नहीं तोड़ पाओगे, जिससे छोटा आप उसको नहीं कर पाओगे। अच्छा, उस सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहा गया, एटॉमस कहा गया ग्रीक फिलोसफर के द्वारा, और भारतीय दार्शनिकों या फिलोसफर के द्वारा उसको परमाणु कहा गया, है ना। लेकिन ये एटम किस प्रकार के होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये किसी ने नहीं बताया। कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यार एटम, ठीक है, किसी भी मेटेरियल के सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम हैं, लेकिन एटम की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, एटम कितने प्रकार के हैं, इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। लोग सोचा करते थे कि जैसे आयरन है तो काफ़ी हार्ड होता है लोहा, तो आयरन के जो एटम होते होंगे वो बहुत हार्ड होते होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्ले या मिट्टी सॉफ्ट होती है, तो मिट्टी के जो एटम्स हुआ करते होंगे वो सॉफ्ट हुआ करते होंगे। इस तरह के लोगों की मान्यता थी। मतलब एटम का जिक्र तो कई लोगों ने किया, मतलब एटम का कॉन्सेप्ट कई लोगों ने सजेस्ट किया, लेकिन कोई उसकी प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पाया कि किस तरीके से हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, सन जॉन डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी थी वो दी थी 1808 में, और उस समय तक केमिस्ट्री में काफ़ी काम हो चुका था। काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन से काफ़ी सारे लोगों ने कई सारी स्टडीज करके कई सारे कंक्लूजन निकाल चुके थे कई सारे लोग। अच्छा, जॉन डाल्टन ने क्या किया, उन सब कॉन्सेप्ट के कई लॉज बाकी साइंटिस्टों ने दिए और कई लॉज खुद जॉन डाल्टन के थे, ठीक है। उन सब लॉज को जॉन डाल्टन ने बेसिकली कंपाइल किया, इकट्ठा किया। जो रैंडम बचे हुए थे ना, किसी ने कुछ बात कही तो कहीं और कही, किसी ने कुछ और बात कही, उन सबको डाल्टन ने एक सिस्टमैटिक रूप दिया, बेसिकली कंपाइल किया और अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया 1808 में। और उसी एटॉमिक थ्योरी को हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। पहली बात जो जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी में कही वो थी कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा मानना था जॉन डाल्टन का, ठीक है। आगे देखें क्या बात कही इन्होंने। आगे उन्होंने बात कही कि एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये बात उन्होंने कैसे कही समझिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले से जाना, इनसे पहले दिया जा चुका था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था कि मास ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना, वो पहले दिया जा चुका था, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एटम है या कोई भी मैटर है वो बेसिकली बना है एटम से, तो उसमें जो मास की प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है बेसिकली एटम से। तो उन्होंने इसी को कोरिलेट करके कहा कि जब मैटर को या किसी भी मास को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो मास उस मैटर में आया कहाँ से, आखिरकार वो मास आखिरकार उस मैटर में आया कहाँ से, तो वो बेसिकली आया होगा उसके एटम्स की वजह से। किसी भी मैटर में जो मास आया होगा निश्चित रूप से वो उसके एटम्स की वजह से आया होगा। और क्योंकि मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसी बेसिस पे इन्होंने कहा कि एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में एटम्स ना क्रिएट किए जाते हैं ना किए जाते हैं डिस्ट्रॉय। समझा इस बात को। पर तो फिर होता क्या है, लोगों ने पूछा फिर होता क्या है, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज बदलती लोगों ने देखी थी। केमिकल रिएक्शन कराएं तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी केमिकल रिएक्शन करा के। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया फिर डाल्टन से, तो उन्होंने आगे इसको और फर्दर एक्सप्लेन किया। हम देखते हैं, चलिए, ठीक है। आगे उन्होंने बात कही कि ठीक है, मैटर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन के द्वारा चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, और क्योंकि एटम किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ये स्मॉलेस्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वो एटम्स ही हैं। एटम से छोटी कोई केमिकल यूनिट नहीं है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो। जाहिर सी बात है, जब एटम इंडिविजुअल उन्होंने कहा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और सबसे छोटी चीज एटम है,
ठीक है। तो निश्चित रूप से जो सबसे छोटी से छोटी चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, इन्होंने ये नहीं कहा कि यही करती है, सबसे छोटी से छोटी चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है वो निश्चित रूप से एक एटम ही होगा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है, इस पे भी इन्होंने कुछ प्रकाश डाला। क्या कहा इन्होंने, देखिए कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज। देखिए मान लीजिए कोई एलिमेंट है, यानी गोल्ड, मैं एक एलिमेंट मान लो, तो गोल्ड जो आप एलिमेंट है या गोल्ड जो आपको, आपने गोल्ड का एक ब्लॉक देखा, आपने क्या कहेगा, ऑर्नामेंट देखा है, ऑर्नामेंट सही रहेगा, आपने ऑर्नामेंट देखा है गोल्ड का, ठीक है। तो निश्चित रूप से गोल्ड का ऑर्नामेंट वो गोल्ड एलिमेंट है, अगर वो प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो निश्चित रूप से वो प्योर गोल्ड है, और उसको आप गोल्ड एलिमेंट कह सकते हैं। आप आशा करते हैं आप समझते होंगे कि एलिमेंट क्या है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एलिमेंट्स को समझ लीजिएगा, उस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो गोल्ड के एलिमेंट में जो हर एक एटम होगा ना, हर एक एटम गोल्ड का ही होगा, तो हर वो एटम जो गोल्ड का होगा वो सिमिलर मास का होगा। सिमिलर एलिमेंट के सारे एटम्स, सेम एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे उनकी मास में और अन्य प्रॉपर्टीज में भी, यानी कि वो जो एलिमेंट गोल्ड है, जो गोल्ड का ऑर्नामेंट आपके पास है, उसके हर एक एटम का मास होगा बराबर, कोई फर्क नहीं होगा। सेम एलिमेंट के दो एटम्स में कोई भी फर्क नहीं होगा, गोल्ड एलिमेंट के दो एटम्स में कोई भी फर्क नहीं होगा, उनका मास भी सेम होगा, उनकी अन्य केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी निश्चित रूप से सेम ही होंगी। ये कहना था जॉन डॉल्टन का। समझा इस बात को? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात कही कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे ना, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे, मान लीजिए एक गोल्ड का ऑर्नामेंट आपके पास है और एक आपके पास प्योर सिल्वर का एलिमेंट है, प्योर सिल्वर का ऑर्नामेंट है ना, ज्वेलरी आपके पास। तो अब गोल्ड एलिमेंट के जो एटम्स होंगे और सिल्वर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, उनका मास अलग अलग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, दो अलग अलग एटम्स की, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की प्रॉपर्टीज निश्चित रूप से अलग होंगी, उनका मास अलग होगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निश्चित रूप से अलग होंगी। यही इन्होंने अपने इस लॉ में कहा कि डिफरेंट मास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट एटम्स की। समझा बात को? आगे बढ़े। देखिए फर्दर उन्होंने कहा कि एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, समझिएगा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हो सकता है कि कंबाइन हो जाएं। ये केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज हो रही है, उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए ये बात जॉन डॉल्टन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया था, ये तो काफी समय बाद एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत बेहतरीन केमिस्ट थे, उन्होंने बात प्रपोज की थी कि नहीं मॉलिक्यूल्स कुछ है और एटम कुछ अलग चीज है ना। उन्होंने जॉन डॉल्टन के समय में ये बात उन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया था कि नहीं कि मॉलिक्यूल कुछ होता होगा, उन्होंने बस कंपाउंड एटम जाके संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हो सकता है कि कंबाइन हो जाएं और एक कंपाउंड एटम बना दें, ठीक है। उसे बाद में हमने मॉलिक्यूल कहा, तो हम इसे मॉलिक्यूल ही कहेंगे कि ये संभव है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना दें या एक कंपाउंड एटम बना दें, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल या कहीं कंपाउंड एटम ऑफ वन टाइप आर आइडेंटिकल। अच्छा, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स तो आइडेंटिकल हैं ही, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स तो निश्चित रूप से आइडेंटिकल हैं ही, साथ ही साथ जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी दो एटम से मिलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए कि हम बात करते हैं किसकी, CO2 की बात करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो ये कह रहे हैं कि कार्बन का एटम और कार्बन का एटम तो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, किसी भी सोर्स आपने लिया हो, ठीक है। और ये बात भी कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन का एटम आपके पास है, आपने कहीं से प्राप्त किया है, और एक और आपका ऑक्सीजन का एटम है, ये हो सकता है आपको कहीं और से प्राप्त हो, लेकिन ये हमेशा आइडेंटिकल होंगे, सेम प्रॉपर्टीज करेंगे। दोनों ऑक्सीजन के एटम सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे, मास भी सेम होगा,
और ये दो कार्बन के एटम्स जो हैं ये सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सेम मास होगा इनका, और इनका ये भी कहना है कि इन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसका भी सेम मास होगा, ये भी सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होंगे किसी दो एटम से मिलकर बनने वाले वो भी सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, उनमें सेम ही मास होगा। समझा इस बात को? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब इन्होंने बोला, ध्यान समझिएगा, कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम या कहें मॉलिक्यूल। ठीक है, ये उन्होंने कहा, ये डॉल्टन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, आप इसे देख लीजिएगा डिस्कशन में। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बोलूंगा कि उन्होंने ये बात कही कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना वो डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। उदाहरण जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं निश्चित रूप से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात कही थी डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में, बात उन्होंने मेंशन करी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो जॉन डॉल्टन का ही है उसको भी इन्होंने यहां पर कंपाइल किया। आगे देखें कि एटम कंबाइन इन होल नंबर रेशियो ऑफ देयर मास, एटम रैंडमली कंबाइन नहीं होंगे, ये क्या है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है उसकी बात यहां पर चल रही है, वो भी इन्होंने यहां पर कंपाइल कर दिया कि एटम जब भी कंबाइन होंगे तो वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे, वो रैंडमली कंबाइन नहीं होंगे, वो होल नंबर ऑफ रेशियो में कंबाइन होंगे अपने मास के। अच्छा, जैसे कि उदाहरण, अगर मान लीजिए मेरे पास दो एटम, एक हाइड्रोजन एटम है और ये कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन एटम से, तो ये बना रहा है मान लीजिए H2O यानी पानी, ये हमारा यहाँ पर H2O यानी पानी बना रहा है। तो ऐसे नहीं है कि रैंडमली कितना भी हाइड्रोजन ले लूं कितना भी ऑक्सीजन ले लूं वो कंबाइन हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इस H2O में ये जो कंपाउंड H2O बना इसमें अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी, यानी कि 1:8 का रेशियो आएगा बाय मास। यानी इन्होंने कहा कि वाटर का मॉलिक्यूल आपको जब भी मिलेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगा बाय मास वो हमेशा 1:8 रहने वाला है। आप उसको किसी भी सोर्स से ले लीजिए, है ना। ये बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, हमने इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा इसको अगर आपको और क्लैरिटी इस पॉइंट पे चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जॉन डॉल्टन ने किस तरीके से अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, किस तरीके से उन्होंने चीजों को कंपाइल किया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि डॉल्टन ने जो सारे के सारे अपने लॉज दिए वो बेसिकली उन्होंने गैसियस रिएक्शन पे उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने बेसिकली गैसियस रिएक्शन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और गैसेस किस तरीके से कंबाइन होती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, उसी बेसिस पे उन्होंने अपना ये लॉ दिया था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।